अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्ट। आई एम कुरतुल नूर। सो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वलेंट वेट और ग्राम इक्वलेंट के बारे में। तो सबसे पहले ग्राम इक्वलेंट या इक्वलेंट वेट को हम समझने से पहले मैं आप लोगों को मोल्स का बता दूं थोड़ा, कि हर चीज़ में, हर इक्वेशन में मोल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने रिएक्टेंट लिए हैं, हमारे पास H2SO4 है और NaOH है। जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट का बनाएगा सोडियम सल्फेट और वाटर। तो वो क्या कह रहे हैं, जब तक हम इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितने रिएक्टेंट्स के जो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्टेंट्स, उसके कितने कितने मोल रिएक्ट हुए हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बना है। यानी कि उनकी कितनी मिकदार, उनकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर है हमें कि हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर H2SO4 और NaOH को जब हम रिएक्ट करेंगे, हमारे पास Na2SO4 बनेगा। तो इधर अगर सोडियम 1 है तो इधर 2 है, तो इधर हम 2 लगा देंगे तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगी ये वाली इक्वेशन, बाकी सारे इक्वल हैं। तो वो कह रहे हैं 1 मोल H2SO4 का 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास Na2SO4 का प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी तरह हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे दोनों को, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा NH3। तो इधर से हमें कैसे पता चलेगा, अब इधर नाइट्रोजन हमारे पास है 1, ठीक है, और इधर हमारे पास 2 है, तो हम इधर 2 लगा देंगे। और इधर हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 3 2 6, तो इधर हमारे पास 2 है, तो इधर हम 3 लगा देंगे। 3 2 6, ये बैलेंस हो गई है। इस तरह बैलेंसिंग से हमें पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी या कितनी मिकदार है हाइड्रोजन की और कितनी हमारे पास नाइट्रोजन की, कितने मोल्स हाइड्रोजन के हैं और कितने नाइट्रोजन के हैं। तो 3 मोल्स हाइड्रोजन के मिले और 1 मोल नाइट्रोजन का मिला है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना है। इसी तरह वो यही कह रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं प्रेजेंट होंगे केमिकल रिएक्शन में, उनके सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट होंगे। ठीक है, ग्राम इक्वलेंट सेम नंबर के होंगे। मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, मैस डिफरेंट हो सकता है, मगर जो केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनका ग्राम इक्वलेंट सेम होगा। तो ग्राम इक्वलेंट को समझने से पहले मैं आप लोगों को इक्वलेंट मैस या इक्वलेंट वेट के बारे में बता देती हूँ। इक्वलेंट मैस या इक्वलेंट वेट क्या है? इक्वल है मोलिक्यूलर वेट ओवर एक्स। मोलिक्यूलर वेट, मोलिक्यूलर मैस हमने फाइंड किया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है मोलिक्यूलर मैस कि हमारे पास एटम है, हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है या हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, जैसे H2SO4 है हमारे पास, ठीक है, इसमें एटम्स का हमने इसका मैस ले लिया, इसका मैस ले लिया और इसका मैस ले लिया, इनको सम कर दिया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस निकल जाएगा। इसी तरह इक्वलेंट मैस किसके इक्वल है? मॉलिक्यूलर वेट ओवर एक्स। एक्स क्या है? हमारे पास वैलेंसी फैक्टर है। एसिड्स में अगर हम देखें, एक्स क्या है? बेसिसिटी है। यानी कि बेसिसिटी का क्या मतलब है? एसिड्स में, एसिड के में हमने जब देखना है कि एक्स क्या है, वैलेंसी फैक्टर, यानी कि एन फैक्टर, इसको एन फैक्टर भी कह सकते हैं कि एन फैक्टर क्या है हमारे एसिड में, तो एक्स जो सा है एसिड में बेसिसिटी कहलाता है। तो बेसिसिटी का मतलब क्या है कि कितने H+ आयन जो से हो गए ना एसिड सोल्यूशन में दे रहा है, कितने H+ आयन एसिड सोल्यूशन में दे रहा है, उसको हम बेसिसिटी कहते हैं एसिड्स में। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है H2SO4, ये हमारे पास एक एसिड है क्योंकि इसके पास H+ आइंस हैं। जिस तरह HCl हमारे पास एक एसिड है, इसके पास H+ आइंस हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन है ना, इसके पास तो 2 H+ आइन देगा ना, 2 हाइड्रोजन है ना, 1 और 2। अगर H होता तो हमारे पास 1 होता, और अगर 2 है तो हमारे पास ये कितने 2 H+ आइंस दे रहा है हमें। ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें H2SO4 का पता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2। सल्फर का 32 मॉलिक्यूलर मैस होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 64। इसका 98 ग्राम पर मोल हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर मैस निकल गया। और जो एक्स फैक्टर है हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 2 इसका वैलेंसी फैक्टर है, यानी कि इसकी बेसिसिटी हमारे पास 2 है कि इसने टू H+ आइंस दिए ना, 2 के साथ हम डिवाइड कर देंगे 98 को, तो हमारे पास 49 निकल जाएगा इक्वलेंट मैस या इक्वलेंट वेट। तो HCl है, HCl का हमने मॉलिक्यूलर मैस निकाल लिया। HCl में H1 हाइड्रोजन 1 X+ आयन दे रहे हैं ना, तो हमारे पास एक्स बेसिसिटी हमारे पास 1 आ जाएगी। 36.5 इसका मॉलिक्यूलर मैस है, HCl का 1 के साथ हम डिवाइड कर देंगे 36.5 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम में आती है, जैसे हमारे पास H3PO4, H3PO3, H3PO2 है। इसमें हमें नज़र तो आ रहा होगा कि हाइड्रोजन सबके पास 3 है, यानी कि ये जो सा एसिड है ये हमें 3 H+ आइंस देंगे सोल्यूशन में, यानी कि इसकी बेसिसिटी 3 होगी। बट ये
डिफरेंट देते हैं तीनों। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जिस तरह हम H3PO4 का स्ट्रक्चर ही देखते हैं। फॉस्फोरस के ऊपर तो हम लिख लेते हैं पहले एक ऑक्सीजन, उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन, इसके साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है ना, तो तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गया। और हर उसके साथ 3 हाइड्रोजन हमने अटैच करने हैं। इसका स्ट्रक्चर है H3PO4 का। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। ये हमने फॉस्फोरस का जो सो आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। तो 1 2 3 4 5, तो इसने बॉन्ड बना लिया है इनके साथ। तो जो ऑक्सीजन है ना, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ तीनों हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे और उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, बेसिसिटी 3 होगी। और 3 हमने इसका यहाँ पे नीचे लिख लेना, एक्स फैक्टर और मोलिकुलर वेट इसका H3PO4 का निकाल के हमने इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल लेना। इसी तरह H3PO3 में हमने यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन निकालिए। इसके वैलेंस शेल में 5 होते हैं, तो इसका एक वैलेंस शेल बाकी है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। हाइड्रोजन हमने 2 लगाए हैं ना, 1 2 3 हमें चाहिए 3, तो 3 इसके साथ लगा देंगे। और ये ऑक्सीजन हमारे पास 3 फुली हो गया है। तो 2 ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन 2 अटैच हुए हुए हैं 2 ऑक्सीजन के साथ। तो दोनों ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेंगे हाइड्रोजन को और ये निकल जाएंगे ऑक्सीजन, उसके ऊपर पॉजिटिव साइड आ जाएगा। तो 2H+ आयन निकले हैं, तो हमारे पास बेसिसिटी फैक्टर इसकी 2 हो जाएगी। इसी तरह इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 3 अटैच होंगे, मगर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, एक इधर लग गया और एक इधर लग गया। और ये वाला ऑक्सीजन इसको अपना इसका इलेक्ट्रॉन एक अपनी तरफ खींच लेगा और इस एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसका बेसिसिटी फैक्टर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका 2 इधर 1 आएगा। और इसका मोलिकुलर वेट ऊपर इसका निकाल के तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। बेस क्या है, बेस में एक्स जो फैक्टर होता है वो एसिडिटी होता है। एसिड में क्या था, एक्स फैक्टर बेसिसिटी था, यानी कि कितने H+ आयन एसिड ने सोल्यूशन में दिए हैं। इसी तरह बेस में एक्स फैक्टर क्या, एसिडिटी है, कि कितने एसिडिटी मीन्स कि कितने OH- आयन बेस ने फर्निश किए, कितने सोल्यूशन में दिए हैं OH- आयन। एग्जाम्पल है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया है मैंने, NaOH की 3 एग्जाम्पल्स मैंने ली हैं। जिस तरह अब इसमें OH- आयन कितने दे रहा है, 2 दे रहे हैं ना, 2 हमारे पास है एसिडिटी फैक्टर, एक्स जो है हमारे पास 2 है, 2 OH आयन इसने सोल्यूशन में दिए हैं। तो एक्स इसका फैक्टर 2 होगा। मोलिकुलर वेट हम इसका निकाल लेंगे, 40 है ऑक्सीजन, कैल्शियम का ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है मोलिकुलर मैस, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 32 2 और इसको प्लस कर देंगे 74 हमारे पास मोलिकुलर मैस आ जाएगा। तो हमारे पास 2 इसकी एसिडिटी फैक्टर है, एक्स जो सा फैक्टर है एसिडिटी कितना है 2 है, तो हमारे पास 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे 37 हमारे पास इक्विवेलेंट मैस आ जाएगा इसका। इसी तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जो हम देखते हैं वैलेंसी +3 होती है। अच्छा इसमें तो अभी नहीं है, इसमें हमने देखना OH- आयन कितने हैं, 3 हैं, 3 इसका एसिडिटी फैक्टर है, एक्स कैरेक्टर कितना है 3 है, तो 3 इसने दिए हैं OH- आयन्स फर्निश किए हैं या सोल्यूशन में दिए हैं, 3 दिए हैं। तो 3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर मैस को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो 27 है एल्यूमिनियम का, 16 है ऑक्सीजन का, उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 है हाइड्रोजन का, और हम इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर मैस निकल जाएगा। तो 3 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह NaOH में OH एक फर्निश कर रहा है आयन, एक सोल्यूशन में दे रहा है OH- आयन NaOH को। इसी तरह इसका जो एसिडिटी फैक्टर है वो हमारे पास 1 होगा। तो हम NaOH के मोलिकुलर मैस को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अब हमने इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए एसिड को भी देख लिया है, बेस को भी देख लिया है। तीसरा जो है हमारे पास साल्ट है, कि साल्ट का हमें कैसे पता चलेगा, एक्स कैरेक्टर क्या है, एक्स फैक्टर क्या है सॉल्ट में, कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कीटाइन, यानी कि हमने टोटल पॉजिटिव जो चार्ज है ना वो हमने कीटाइन यानी कि पॉजिटिव कोई भी एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है ना तो उसका वो हमने काउंट करना है कि कितने वो पॉजिटिव आयन दे रहा है। जिस तरह हमें पता होना चाहिए कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हर किसी को पता है सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, इस तरह हाइड्रोजन की +1 होती है। सबकी वैलेंसीज हमने काउंट करनी है। तो हमें ये पॉजिटिव चार्ज है ना इनका, तो इनको हमने प्लस करना है कि कितना है इसका पॉजिटिव चार्ज, उसको हमने एक्स फैक्टर में लिख देना है। तो वो हमारे पास साल्ट का एक्स फैक्टर आ जाएगा साल्ट में। इसे हमारे पास Na2CO3 ये हमारे पास साल्ट है, हमें पता चल गया कि इसमें कोई हाइड्रोजन और OH तो नहीं है ना आइंस, तो ये हमारे पास साल्ट ही है। तो इसमें सोडियम का जो सा +1 चार्ज होता है, तो 2 सोडियम है, 2 होंगे N+, ठीक है। तो इधर 2 आ जाएगा, इसका एक्स फैक्टर जो सा होगा वो 2 होगा ना,
क्योंकि एक तो सोडियम का +1 है ना चार्ज, तो 2 सोडियम लगे हैं तो इसका +2 हो जाएगा ना, तो +2 इसका फैक्टर आएगा ना, एक्स फैक्टर जो सा है हमारे पास। और मोलिकुलर वेट जो सा है Na2CO3 का, सोडियम का जो सा है 23 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 46 हो जाएगा, +2 +16, ये कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, सबको प्लस करेंगे 106 ग्राम पर मोल, हमारे पास मोलिकुलर मास आ जाएगा, मोलिकुलर वेट आ जाएगा इसका। और हम 2 को के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास का, तो इक्विवेलेंट मास हमारे पास निकल आएगा Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड का देख लेते हैं। अब इसमें एल्यूमिनियम का हमें पता है चार्ज कितना होता है, +3 होता है एल्यूमिनियम का, तो इधर 3 आइंस इसने दे दिए हैं सोल्यूशन में साल्ट ने। 3 के साथ हम इस तरह करके इसका मोलिकुलर वेट ऊपर लिख के और एक्स के साथ 3 के साथ यानी कि डिवाइड करके हमारे पास इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी निकल जाएगा। इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट में हमारे पास क्या है कि एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3 होता है ना इसके ऊपर चार्ज, तो 2 एल्यूमिनियम 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 ये देगा एक्स। इस तरह मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो ये 2 देगा एक्स। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट के मोलिकुलर जो मास होता है उसके साथ हमने 2 के साथ डिवाइड करके हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। होप्स हो कि आप लोगों को इतनी तो समझ आ गई होगी। अब पेपर में हमारे पास क्या आता है, एग्जाम में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आता है कि H2SO4 है या NOH है, जब इनको हम रिएक्ट करवाएंगे, इधर तो हमने H2SO4 का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो हमें आराम से पता चलेगा इसका मोलिकुलर मास हमने निकालना है, और ये हमारे पास एसिड है क्योंकि इसके पास H+ आइन है, इसके पास 2 H+ आइन है, तो 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे इसके मोलिकुलर मास के साथ। ठीक है, मगर जब हम इसका रिएक्शन इन दोनों को रिएक्ट करके इनका प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, NaH, यानी कि ये वाला एक H जो है वो इसके साथ इधर से निकल जाएगा और इधर से OH निकल जाएगा, तो वो दोनों वाटर बना देंगे। इधर से एक H+ आइन निकलेगा और इधर से OH- आइन निकलेगा हमारे पास, तो ये वाटर जाके बना देगा, और जो Na बच जाएगा और इधर से एक H बच जाएगा और SO4 हमारे पास एक प्रोडक्ट बना देगा। इधर जाके जो है H+ कितने होंगे, एक हमारे पास H+ आइन सोल्यूशन में आया है ना, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, एक्स फैक्टर 1। तो इसमें हम एक्स फैक्टर जो है 1 लेंगे, क्योंकि निकला है ना, जो चीज़ निकलती है यानी कि उस वो हमने जो फर्निश हुए सोल्यूशन में निकली है, सोल्यूशन में आई है, वो एक H+ आइन आया, तो हम इधर एक्स जो सा फैक्टर है वो हम 1 लेंगे। इसका मोलिकुलर मास हम लिख लेंगे NaHSO4 का, और NaHSO4 का हमने लिखना है, और उसके बाद हमने एक्स जो सा हमारे पास 1 है, तो 1 के साथ हम डिवाइड करके हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका। इसी तरह हमने पहले देख लिया कि इक्विवेलेंट वेट, थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमने देख लिया है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ईजी है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ओवर एक्स, हमें पता है मोलिकुलर मास है, और एक्स जो है n फैक्टर है, कोई भी हमारे पास वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी कितनी है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या वैलेंसी है उसकी। एसिड में एक्स जो करेक्टर होता है H+ आइन फर्निश करेगा, यानी बेसिसिटी इसकी H+ आइन होगी, और बेस में एसिडिटी इसकी OH- आइन ये देगा। और साल्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज है केटाइन में, या हम ये भी कह सकते हैं कितना नेगेटिव चार्ज है एनाइन में। ठीक है, मगर हमने दोनों नहीं लेने पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमने दोनों नहीं लेने, नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एक ले सकते हैं कोई सा भी। जिस तरह अगर हम मैं कहूँ आप लोगों की जो मोलिकुलर वेट है, जो मोलिकुलर मास है, जिस तरह हम कोई हमारे पास मोलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर जो एटम्स है उसके मासेस को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास मोलिकुलर मास निकल जाता है। तो मैं अगर कहूँ कि मेरे पास मोलिकुलर मास अवेलेबल है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करें, नंबर ऑफ़ मोल्स का तो फॉर्मूला अब आप लोगों को रट ही गया होगा, 9th क्लास से हम नंबर ऑफ़ मोल्स पढ़ ही रहे होते हैं फर्स्ट चैप्टर में। नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल है, मास ओवर मोलिकुलर मास। तो मास हमें दिया होगा और मोलिकुलर वेट हमें उस कंपाउंड का पता होगा, हमने सारे एटम्स के मासेस को प्लस कर दें, हमारे पास मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें मोलिकुलर वेट और मास दिया होगा। ठीक है, हम मोलिकुलर वेट हमें पता होगा तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वली ईजिली काउंट कर सकते हैं। इसी तरह वो ये क्या कह रहे हैं, इक्वलेंट वेट अगर हमें पता हो, इक्वलेंट वेट अभी हमने देख लिया ना कि कैसे फाइंड करते हैं, मोलिकुलर वेट मोलिकुलर मास कह सकते हैं ओवर एक्स वैलेंसी फैक्टर। तो क्या कह रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट पूछा जाए तो क्या है वो किसके इक्वल है, मास ओवर इक्वलेंट वेट के, इक्वलेंट वेट के। मोलिकुलर वेट किसके इक्वल था, मोलिकुलर वेट अगर हमें दिया हो तो अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ़ मोल्स किसके था, मास ओवर मोलिकुलर वेट। और अगर हमें नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट हमें कहा हो कि फ़ाइंड करें तो हमें इसका फॉर्मूला क्या है, मास ओवर इक्वलेंट वेट। इक्वलेंट वेट हमने सबसे पहले फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगा के मोलिकुलर वेट ओवर एक्स। तो उसके बाद हमने इसकी जो वैल्यू होगी वो इधर डाल देनी है, और मास हमें दिया होगा उसको हम डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्राम इक्वलेंट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को सही तरह समझाती हूँ कि क्या कह रहे हैं वो।
यानी ये एक चीज़ का दोनों का डिफरेंस है कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें मॉलिक्यूलर मास पता होगा, और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ ग्राम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम ये कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, वो कह रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट आप लोग बताएं हमें, अगर 0.4 ग्राम हमें दिया हो NaOH का। ठीक है, मैस हमें दिया हुआ है, ग्राम क्या होता है, मैस होता है ना, मैस होता है ना, मैस हमें 0.4 दिया हुआ है, ये जो सा मैस था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मैस है। NaOH का हमने बताना है मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, Na का हमारे पास 23 होता है, प्लस 16 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन 9 और हमारे पास ये 39 और ये +1, तो ये 40 आ जाएगा इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस। तो यही कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हमने पीछे क्या पढ़ा है, मैस ओवर इक्विवेलेंट वेट। अगर हमें इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैस तो हमें पता है 0.4 है। क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले फाइंड करें। ये NaOH क्या है, इसमें OH माइन इसने निकाल लेना, तो OH माइन ये बेस है ना, तो कितने OH माइनस ना आयन निकालने हैं इसने, 1 निकाला ना इसने, तो 1 हमारे पास एक्स फैक्टर आ जाएगा 1, और मॉलिक्यूलर मैस हमने NaOH का निकाल लिया 40 है, तो 1 के साथ डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। इसी तरह जब हमने ये 40 हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकल गया, ये इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे आ जाएगा, और मैस हमें दिया हुआ है 0.4 और 40 के साथ जब हम इक्विवेलेंट वेट के साथ डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा, तो इसकी जगह 10 बन जाता है ना, जितने हमारे पास डिजिट्स होते हैं, तो ये 0 आ जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.01 हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फाइंड करना है हमने ग्राम इक्विवेलेंट, मगर हमें दिया हुआ है प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। अब ग्राम इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है, मगर हमारे पास 3 मोल्स हमें दिए हुए हैं H2SO4 के। वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें फॉर्मूला पता है, अभी देख के आए हैं, मैस ओवर इक्विवेलेंट मैस। ठीक है, इक्विवेलेंट मैस क्या होता है, मॉलिक्यूलर मैस ओवर एक्स फैक्टर। ठीक है, मैस मॉलिक्यूलर मैस ओवर एक्स फैक्टर, ये हमारे पास इक्विवेलेंट मैस है, इक्विवेलेंट वेट है, एक ही बात होता है वेट और मैस, मॉलिक्यूलर मैस ओवर एक्स। ठीक है, तो ये एक्स जाके इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास मैस और मॉलिक्यूलर मैस रह जाएगा। तो मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस हमने क्या पढ़ा था, मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है मैस मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मैस। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाएगा, इधर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा और इधर एक्स फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 3 नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, और एक्स फैक्टर इसमें कितना है, ये बेसिसिटी इसकी कितनी होगी, यानी कि कितने इसने H+ आयन दिए हैं, 2 H+ आयन दिए हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मोल्स को, 3 मोल्स था ना, तो हमारे पास 6 ग्राम निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 6 ग्राम निकल जाएगा। इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं मोल्स के जरिए भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं एसिड में, बेसिड में और साल्ट में। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा अगर आप लोगों को बहुत अच्छी वीडियो लगी है। तो ऐसी ही वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट में आप लोगों के क्लियर करती रहूँ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नई से नई मेरी वीडियो और आती रहे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।